हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हो? बढ़िया। तो अभी हम आज जो डिस्कशन करेंगे उसमें चैप्टर 3 के बेसिकली हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल। जहाँ पे हम कहते हैं लूप रूल, तो आपको लूप रूल क्या है वो पता होना चाहिए, वहाँ पे उसका साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। बट यस, मैं आपको बता दूँ साइन कन्वेंशन जो है ओके, इट इज़ अबाउट द कन्वीनियंसी। जहाँ पे हम लेते हैं समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। ओके, तो ये सेशन शुरू करने से पहले आप किरचॉफ का रूल एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसका साइन कन्वेंशन एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में आपको ज़्यादा पता है वो चल सकता है। ओके, तो चलो आज फिर से हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 की ओर। आज हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स, ताकि हमारा थियोरिकल पोर्शन जो है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। आई होप आपको उसमें सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा, तो हम आपको वो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी है वो दे सके। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पे हमें डिस्कशन करना है, लास्ट टाइम हमारा जो क्वेश्चन था वो 29 तक का था। ठीक है, सो नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें दिया हुआ है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन दिस फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर है वो दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है वो लगाकर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने दैट्स अ पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 30। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से हम समझने का ट्राई करते हैं। ये एक पूरा का पूरा फिगर है। अब इसको कैसे समझना है, कैसे देखना है, क्या क्या आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को हम समझाते हैं। जनरली ये सभी क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा करते जाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको क्या करना है, जैसे कि ये पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 30 है, आपके पास नोट्स भी है, आपके पास ये वीडियो भी अभी चल रहा है। तो जहाँ जहाँ पे मैं बताता जाऊँ तो आप वहाँ वहाँ पे मेरे साथ साथ लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। वैसे हमने कहा है कि आपको हर एक वीडियो जो है वो नोटबुक और पेन लेकर ही बैठना है। वीडियो जो है जहाँ पे मेरा कोई स्टेटमेंट या तो जैसे मेरी कोई बात खत्म होती है, उसी मोमेंट पे आपको वो जो वर्क है वो कर लेना चाहिए। बिकॉज डेफिनेटली नोट्स के अंदर सभी चीज़ें हैं वो नहीं देते हैं, और वही मज़ा आता है, ताकि जिन लोगों ने अच्छी तरह से वीडियो पढ़ा है उसी को सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक फिगर है, तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो पॉज करके या तो आपके नोट्स में से ये फिगर पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम उसका जो करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें लेना है उसका जर्नी डायरेक्शन, और उसके हिसाब से हमें उसके इक्वेशंस बनाने हैं। वैसे एक लाइव लेक्चर था जिसके अंदर हमने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज फिर से इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो कि ये ए पॉइंट है और यहाँ पे ये सी पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास दो बैटरी है, एक 10 वोल्ट का है और एक 5 वोल्ट का है। तो 10 वोल्ट का बैटरी ज़्यादा वोल्टेज वाला है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ऐसा कहते हैं कि मान लो ये जो बैटरी है उसके पॉजिटिव एंड से हमने करंट I1 इस एंड पे दिया, और इसी एंड से दो अलग अलग डायरेक्शंस में करंट गए। मान लो इधर I1 आया और इस डायरेक्शन में I2 गया, तो यहाँ पे बचता है I1 माइनस I2 करंट। अब यहाँ से I2 जो है, यहाँ पे भी हमने I2 करंट ही दिया। बी पॉइंट पे जैसे ही एक करंट आया, तो यहाँ पे दूसरा जो बैटरी था 5 वोल्ट का, वहाँ से भी एक I3 करंट नाम दे दिया, तो I3 करंट आया। तो बी पॉइंट पे दो करंट आए, I2 भी आया, I3 भी आया, और वहाँ पे हम ऐसा कहते हैं जो आए वो करंट ऐड होता है। तो I2 भी आता है, I3 भी आता है, यहाँ पे दोनों करंट मिलते हैं। तो I2 प्लस I3 जो है वो आया। जैसे वो सी पॉइंट पे पहुंचा, वहां से I1 करंट चला गया, तो ऐसा समझा जाता है कि I2 प्लस I3 आए, I1 चला गया, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 किया गया। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग I1 इधर चला गया, तो ये रिमेनिंग करंट I2 प्लस I3 माइनस I1 जो इस ब्रांच से जाएगा। फिर से डी पॉइंट पे देखना है कौन कौन सा करंट आया, तो कि एक करंट ये आया I2 प्लस I3 माइनस I1, और एक करंट आया I1 माइनस I2। दोनों के दोनों करंट वहाँ डी पॉइंट पे मिल रहे हैं, वहाँ पे टोटल करंट जो है वो ऐड हो जाएगा।
जैसे आप उसको ऐड करोगे तो यहाँ पे देखिए I1 प्लस, यहाँ पे I1 माइनस, I2 माइनस, I2 प्लस, तो बचेगा फिर से I3, जो I3 यहाँ से जो दिया वो वापस उसको मिल गया। मतलब पूरा का पूरा जो सर्किट है वहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्रॉपरली ले लिया। आफ्टर दैट पॉइंट आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे ये I1 लिया है, उसकी जगह पे मैं I ले सकता हूँ, यहाँ से मैं I1 और यहाँ I2 ऐसा भी मैं ले सकता हूँ। ये जो I1, I2, I3 दिए हुए है वो जो नाम है वो हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से है। बट जनरली आई सजेस्ट कि जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हो जैसा दिखाया है वैसा ही उसको फॉलो करने का ट्राई करिए। ओके, या तो नोट्स में दिया है वो, या तो मैं जो लेक्चर में समझाता हूँ, दोनों चीज़ों में मैं आपको एक कॉमन चीज़ समझाने का ऑलवेज ट्राई करता रहता हूँ कि नोट्स में दिया है वो ऐसा है जो सीधा सीधा जाओ तो भी आप याद रख सकते हैं। कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स लेक्चर्स में हम ट्राई करते हैं कि जैसा दिया उससे थोड़ा सा हल्का सा हट के अगर हम बात करें तो ये हमें ज़्यादा पता चल सकता है। बट जनरली जैसा दिया है वैसे इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग जब अगर आप करते हो नया और आंसर जैसा दिया वैसे के साथ एक्सपेक्ट करोगे तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ ए बी ब्रांच है उसके अंदर करंट I2 पास हो रहा है, ए सी ब्रांच है उसके अंदर I1 पास हो रहा है। अगर मैंने इधर करंट I लिया सिर्फ I तो ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका आंसर जो है वहाँ पे I उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अब आप इधर I ले लो, इधर I1 ले लो, इधर I2 ले लो, एंड देन आफ्टर यू आर कंपेयरिंग कि मेरा I1 और मेरा I2 जो है वो गलत आ रहा है, तो उस बात को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने लेबलिंग जो है वो किस हिसाब से किया है। लेबलिंग सही होगा, बेसिक पॉइंट सही होंगे, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जर्नी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ये सभी बातें मैंने समझाई थी। ओके, तो क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, बट अगेन आई सजेस्ट कि जनरली पहले जैसा दिया है वैसा उसको समझने का ट्राई करिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लस जितने वेरिएबल्स जैसे I1, I2, I3 ऐसे जितने भी वेरिएबल्स करंट के बनते हैं उतने ही इक्वेशंस भी आपको बनाने पड़ सकते हैं, या तो बनाने चाहिए, तो ही सभी के सभी इक्वेशंस प्रॉपरली सॉल्व हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने एक लूप इस डायरेक्शन का लिया, दूसरा जो लूप है वो मैंने इस डायरेक्शन में लिया, और तीसरा लूप है वो मैंने इस डायरेक्शन में लिया। तो हम यहाँ पे लूप वाइज जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि लूप 1, ओके, अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लूप फर्स्ट सेकंड लॉ इन लूप 1। तो लूप 1 जो है वो कौन सा लेते, तो कि लूप 1 हम लेते हैं A B C A। ये मैं बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, बट नोट्स के अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जनरल जिस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना चाहिए वो तरीका बताया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा कि लूप 1 ABC है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा जाता है एज शोन इन फिगर, या तो एज शोन इन लूप 1 ABCA अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वी आर अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल इन लूप 1 ABCA। तो जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखने चाहिए, और वही डिफरेंस होता है कि लेक्चर में जो मैं समझाता हूँ और नोट्स में से आपको जो उसको लर्न करना होता है। ठीक है, तो देखिए ABCA हम अपना बेसिक फंडा है उसको पकड़ के रखेंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल KSR, किरचॉफ सेकंड रूल, या तो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और वोल्टेज रूल KVR KVL भी कह सकते हैं। तो देखो समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ EMF, ऐसा हमने सीखा, तो हम वैसा ही इक्वेशन इसी फॉर्मेट में बनाते हैं और उसके बाद कोई एक जनरलाइज इक्वेशन निकाल कर आएंगे। तो चलो अगर मैं ABCA में जाता हूँ तो ये सेम डायरेक्शन में है। When the current and the journey in the same direction, we have 4I2 also in the same direction plus 2I2 plus I3, current also in the same direction in the journey direction plus I1 is equals to बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव गया इसलिए वो 10 वोल्ट आ जाएगा।
अब देखो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो 4i2 प्लस 2i2, सो दैट बिकम्स 6i2 प्लस 2i3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस i1 इज इक्वल्स टू 10, जिसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। मेरे पास पहला इक्वेशन रेडी हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लूप 2 बनाता हूँ, जो फिगर में नीचे की डायरेक्शन में है। लूप 2 के लिए मैंने जर्नी ये डायरेक्शन वाला लिया है, सो ADCA, लूप 2 हमारा बन जाता है ADCA वाला, ठीक है। फॉर द ADCA लूप, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ADCA जो है वो कैसे जाएगा। तो कि देखिए A से D सेम डायरेक्शन, मतलब जर्नी डायरेक्शन, करंट इन द सेम डायरेक्शन, सो दैट विल बी पॉजिटिव। तो वो बनता है 4 रेजिस्टेंस है और वहाँ करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2। देन आफ्टर मैं जा रहा हूँ D से C, तो D जो है उससे C की ओर जाना है झरनी में, और करंट है वो C से D आ रहा है, मतलब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है, एज पर द किरचॉफ रूल, सेकंड रूल और उसके साइन कन्वेंशन, हमें यहाँ पे साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो -2 I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है, प्लस सेम डायरेक्शन आ गया I1 एंड दैट इज अगेन इक्वल्स टू 10 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4i1 माइनस 4i2 माइनस 2i2 माइनस 2i3 माइनस माइनस प्लस 2i1 प्लस i1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे I2 पहले लिखा था तो I2 वाले ढूंढ लेते हैं, -6i2 -6i2। उसके बाद इधर से फर्स्ट इक्वेशन में I3 लिखा है, I3 वाला सिर्फ एक ही है, -2i3, ठीक है। और I1 में है 4i1 प्लस, अच्छा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, ओके, रिपीटेड 7 बरोबर है 7i1 इज इक्वल्स टू 10। तो ये जो है वो आपका बन जाता है इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन रेडी है। इक्वेशंस की सिचुएशंस देखकर ऐसा लग रहा है कि I1 तो हमें यहाँ से ही मिल सकता है, ओके। तो I1 जो करंट है वो I1 करंट कौन सा है, तो कि AC ब्रांच जो है उसका करंट है, ओके। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। वैसे आप वहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो I2 कैंसल, 6i2 कैंसल, 2i3 कैंसल, I1 प्लस 7i1 दैट इज 8i1 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो 4 2 जा 4 5 जा, तो यहाँ पे आपका I1 का वैल्यू बन जाता है 5/2 एम्पियर, ओके। सो जनरली आई सजेस्ट 5/2 रखो, नो प्रॉब्लम। 5/2 का आप 2.5 भी कर सकते हैं, पर 5/2 रखो तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो ये 2 इक्वेशंस बने, वहां से मुझे I1 का वैल्यू मिला। अब दोनों में अगर मैं I1 का वैल्यू भी डाल देता हूँ तो I2 और I3 का एक रिलेशन मिलेगा, पर अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मुझे अब तीसरी इक्वेशन का भी यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसमें ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे जो ये तीसरा वाला जो है इक्वेशन, उसके लिए आप लूप जो है वो यहाँ से ले सकते हैं, BDEB, ओके। तो B से D, D से E और E से B जाएंगे। यहाँ पे करंट डायरेक्शन दोनों में सेम है, बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो वैसा यहाँ पे आइडिया आपको लगाना रहेगा। लूप आएगा 3,
बी सी डी बी वाला लूप रहेंगे। दोनों में जो डायरेक्शंस हमें लेनी है बी सी डी ई बी, या तो बी सी डी बी, वैसा भी आप कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए 2 I2 प्लस I3 और इसमें भी 2 ये है। सो हियर 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 2I2 प्लस 2I2 दैट इज 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू 5। ये बन जाता है आपका थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशंस में I1 का वैल्यू आप 5/2 डाल दो और उसके हिसाब से I2 और I3 का कोई एक वैल्यू निकालने का ट्राई करो। तो फॉर आवर कन्वीनियंस हम यहाँ पे लिख देते हैं ये जो 6I2 2I3 प्लस I1 इज इक्वल्स टू 10 है। ओके, तो वो इक्वेशंस मतलब आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस अब रेडी है। I1 मैंने बता दिया है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है I1 फाइंड करो, I2 फाइंड करो, I3 फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद AD ब्रांच का करंट है दैट इज I1 माइनस I2। देन आफ्टर BC ब्रांच का करंट दैट इज I2 प्लस I3। देन आफ्टर CD ब्रांच का करंट I2 प्लस I3 माइनस I1। तो I1 I2 और I3 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको ब्रांच AB AC AD BC CD वो सभी के सभी करंट भी आपको निकालना है। आई होप इतना क्लियर रहा होगा। तो चलो, अब बाकी का जो पोर्शन है वो डेफिनेटली मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ताकि ये आपका एक इक्वेशन रह गया 4I3 प्लस 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 3 आपके पास है। तो वैसे ही मैंने आपको कहा हुआ है कि जनरली हमारे एंड से तो हमें ऐसा ही कहना पड़ता है ऑन सॉल्विंग इक्वेशन। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं करना चाहूँगा कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, मैं यहाँ पे ऐसा लिखना चाहूँगा। ओके, दैट इज नंबर 3। तो इसमें भी वो वैल्यू डाल दो, इसमें भी वो वैल्यू डाल दो, तो भी आपका काम आसान है। पर वो वैल्यू डालने से क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने I1 का वैल्यू और I1 का वैल्यू इधर डाल दिया ना, तो क्या होगा पता है, तो दोनों को ऐड करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? तो क्या 6I2 6 ये तो कैंसिल हो गया, I3 कैंसिल हो गया, I1 का वैल्यू डाल दिया, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 3 के मतलब इक्वेशन 1 का वैल्यू के अंदर, और इक्वेशन उसको जो भी 3 है उसको मैं 4 कह देता हूँ, मतलब दिस वन आई कीप एज ए 3 एंड नेक्स्ट वन दैट आई कंसिडर एज ए 4। ठीक है, तो 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1। सिक्स I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल्स टू 10, जो आपका इक्वेशन 1 था, और इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ नंबर 4। नंबर 4 ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 4 with the help of इक्वेशन 3। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने दोनों में I1 का वैल्यू डाल दिया दैट इज 5/2। ठीक है, तो 4I2 प्लस 4I3, ओके, ये माइनस है उसको मैं प्लस कर देता हूँ, यानी प्लस 2 इंटू 5/2। ओके, ये इक्वेशन नंबर 4 को मैंने वैल्यू डाल दिया, और ये जो वैल्यू था उसमें भी मैं I1 यहाँ ले लेता हूँ, तो बन जाता है 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10 इंटू, सॉरी इंटू तो नहीं आएगा, 10 तो एज इट इज ही रहेगा,
पर I1 जो इधर जाएगा यानी आ जाएगा 10 माइनस 5/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ये 10 माइनस 5/2 आएगा यानी 20 माइनस 5 दैट इज 15/2। वो इस साइड का वैल्यू बचेगा, वैसे चाहो तो आप 7.5 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, तो क्या देखिए ये 4i3 है, ये 2i3 है, ये 4i2 है, ये 6i2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ओके, और इसको नाम दे, नंबर दे देते हैं। ये जो सब भी कर रहा है वो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। ये नंबर 5 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, तो आप ऐसा कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो ऐसा करने से क्या होता है, देखिए 6 2 ज़ा 12i2 प्लस 2 2 ज़ा 4i3 इज इक्वल टू, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 15 बचेगा। ओके, और इक्वेशन नंबर 5 दैट इज 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ऐसा करने से अपना काम आसान हो गया। 12 माइनस 4 दैट इज 8i2। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल टू 15 माइनस 10 दैट इज 5। तो आपका i2 का वैल्यू भी रेडी हो गया 5/8 एम्पियर। क्लियर? तो आप नोट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। i1 आ गया, i2 आ गया, i1 i2 दोनों का वैल्यू आप चाहो वैसे यहाँ पे ओके आप ये भी डायरेक्ट बता ही सकते हैं। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। ओके, 5 में डाल दिया तो आपका काम आसान। तो देखो 4 इंटू i2 का वैल्यू है 5/8 प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 10 मिला था। ठीक है, तो देखो ये हो गया 4 2 8 यानी 5/2। तो 4i3 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5/2। क्लियर? तो यहाँ से हमारा i3 भी रेडी हो जाएगा, दैट इज 20 माइनस 5 दैट इज 15/2, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 15/8 एम्पियर। ओके, तो i1 i2 i3 ये सभी हो गए। उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे जो जो अलग अलग ब्रांचेस दिए गए हैं ओके, तो उस अलग अलग ब्रांचेस के करंट उसकी वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। i1 आपके पास है, उसमें से i2 सब्ट्रैक्ट करो, i2 है उसमें i3 ऐड करो, i2 प्लस i3 जो ऐड किया हुआ है उसमें से i1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो आपका i1 है, i2 है, i3 है, तीनों का तीनों मिल चुका है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। देखिए i1 जो है वो 5/2 है। ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। i1 जो है लुक थोड़ा प्लस माइनस, यानी कहीं पे प्लस साइन कहीं पे माइनस साइन ऐसा हो सकता है। साइन कन्वेंशन यानी जिसको हमने लेफ्ट कहा शायद इसने उसको राइट कहा, जिस डायरेक्शन को हमने प्लस कहा इस डायरेक्शन को हो सकता है इसने माइनस कहा, बट एट द एंड एवरीथिंग विल बी द सेम। तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने लिख कर दिया है वो आप एक साइड में लिख रहे होंगे, क्लास वर्क आपने मेंटेन कर रहा होगा, और ये नोट्स है उसको साथ 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 आप देखते जाएंगे, तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन और थोड़ा सा आइडिया आपको आता जाएगा। ठीक है, कि हो सकता है कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से कहीं पे कोई थोड़ा प्लस माइनस हो, बट एट द एंड जो भी आंसर्स है वो सभी आंसर्स कैसे आते हैं, सेम आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका i1 हो गया 2.5, ओके, i2 हो गया 5/8। तो देखिए यहाँ पे i1 हो गया 5/2 यानी 2.5। आफ्टर दैट i2 जो है 5/8 एंड 15/8, तो ये हो गया 5/8 एंड 1 7/8। तो जनरली आई प्रेफर कि यहाँ पे 2.5, यहाँ 5/8, यहाँ पे 1 7/8 ऐसा लिखा है, बट आई सजेस्ट कि आप इसको 5/2, इसको 5/8 और इसको 15/8 रखो, दैट इज परफेक्टली फाइन। ऐसा रखने से ज़्यादा फायदा है वो हो सकता है। देन आफ्टर द गिवन डिफरेंट ब्रांचेस करंट, IAB क्या, ICA क्या, IDEB क्या,
तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखा हुआ है। आप फिगर देखते जाइए, I1 प्लस I2 या तो I2 प्लस I3 या तो I2 प्लस I3 माइनस I1, जो भी रिस्पेक्टिव चेंजेस या तो जो भी रिस्पेक्टिव करंट वहाँ पे दिया हुआ है वही आप लगाते जाएंगे तो आपको अलग अलग करंट, ये IAB ICA उसका आपको मिलता जाएगा। अब क्लियर? तो ये सभी क्वेश्चंस हम समझते हैं, इसलिए थोड़ा लंबा होता है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं और इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को समझकर मिनिमम 3 से 4 बार आपको लिखना चाहिए। वैसे यहाँ पे ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर वैल्यू चेंज किया तो क्या, पर उसके साथ साथ मेरे हिसाब से तो आपको ऐसा भी सोचना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट यही के यही वैल्यू देते हैं तो हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको यही एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है सो मेनी टाइम्स, क्या ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी क्या हम एग्जाम में परफेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उसका आंसर मिलता है तो इट्स बेस्ट। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 31। ओके, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन था जिसमें हमने 3 इक्वेशंस बनाए, 3 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी बताया। यहाँ पे सब कुछ हम इतना शायद ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, थोड़ा बहुत हम आपकी ओर छोड़ते जाएंगे, बाकी नोट्स दिया हुआ है उसको रेफर करेंगे तो डेफिनेटली पता चलेगा। फिर भी नहीं पता चलता है तो बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई डेफिनेटली करेंगे। तो ये 31 नंबर का क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 यहाँ पे आपके पास रखा है हमने, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 के लिए भी क्या करना चाहिए in the circuit given E, F, C and H, E, F, not C, but that is a G, H are of cells of EMF 2 volt, 1 volt, 3 volt, 1 volt and their internal resistance is 2, 1, 3, 1 ohms respectively. Calculate the potential difference between B and D, यानी ये दो जो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको फाइंड करना है, as well potential difference across the terminals of each of the cell, G और H में भी क्या होगा ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मान लो हम यहाँ से करंट स्टार्ट करते हैं, ओके, तो अगर मान लो हमने ऐसा कहा कि यहाँ पे इस ब्रांच में कोई करंट आई गया, ठीक है, तो जैसे ही वो करंट यहाँ पे आता है वहाँ से दो ब्रांच में वो डिवाइड होता है, यहाँ जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। अगर मान लो मैंने इसको कह दिया है करंट I1 इधर जाएगा, अगर मान लो मैंने इसको कह दिया है I2 इधर जाएगा, तो डी पॉइंट पे ही जो टोटल करंट आया वो दो ब्रांच में डिवाइड हुआ। अब इसको देखने के अलग अलग नजरिए, जैसे कि मैं ये बड़ी वाली बैटरी है वहां से अगर करंट स्टार्ट करूँ तो उसको मैं I कह दूँ, इसमें B तक वो I जाएगा, वहां से दो ब्रांच में डिवाइड होगा। अगर मान लो इसको मैंने I1 कह दिया और इसको मैंने I माइनस I1 कह दिया तो भी दो वेरिएबल बनेंगे। ओके, यहाँ पे वैसे तीन वेरिएबल बनते हैं, I है, I1 है और I2 है, पर रिलेशन आपके पास क्लियर कट है कि I इज इक्वल टू, तो एक्चुअल में I1 प्लस I2 ही है, तो वेरिएबल तीन नहीं है, I1 I2 I1 I2 ऐसा तीन वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो दो ही है, I1 एंड I2। जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशंस, ठीक है। तो देखो यहाँ से I2 आया, यहाँ से ये I2 बना, ये I1 गया, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, ओके, ये I1 यहाँ पे पहुंचा और फिर से यहाँ से हम ऐसा समझेंगे कि यहाँ से भी I2 आया होगा ना, तो I2 यहाँ से भी आया, I1 यहाँ से भी आया, I1 I2 फिर से मिले B पॉइंट के ऊपर, वहाँ पे टोटल करंट ऐड हुआ और वही का वही B ए ब्रांच में जा रहा है, तो वहीं से तो हमने करंट I दिया था, अंडरस्टैंड। तो ए से डी गए करंट I, डी से बी में गया I1 और डी से सी में गया करंट I2। क्लियर? यहाँ पे हमारा जो जर्नी डायरेक्शन है उसको हम ये वाला जर्नी डायरेक्शन है वो प्रेफर करते हैं, ओके, ऐसा लेते हैं, ओके, और इसके लिए हम ये वाला जर्नी डायरेक्शन वो लेते हैं। वैसे यहाँ पे मैं बता दूँ क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे जर्नी डायरेक्शन भी सजेशन में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से ए जो था ना उस पॉइंट से स्टार्ट किया, दैट इज द रीजन, बाकी और कोई ज्यादा रीजन नहीं था। मैं यहाँ से भी वो आई जो है वो ले सकता हूँ, जो मैंने आपको समझाया। पर नया रास्ता तभी अप्लाई करिए जब आपको सब कुछ है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका हो। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जर्नी डायरेक्शन है वो ए डी बी ए ऐसा बताया, मतलब यहाँ से जाएगा। और ये जो करंट है यानी ए डी बी ए, यानी ये जो है वो कैसी डायरेक्शन आप समझेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बी जो है वो कैसी बनती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? यहाँ पे हमने डायरेक्शंस को सजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही बन रहा है, ये जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बन रहा है, यानी दो लूप बन रहा है। तो सबसे पहले I1 प्लस I2 उसको इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं लूप 1। अब लूप 1 जो है वो मान लो मैंने ए डी बी ए ऐसा लिया, ठीक है, ए डी बी ए। तो अब ये जो ए डी बी ए लूप लिया हुआ है हम वहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे एक और बात मैं बता दूं कि ये जो फिगर वो क्वेश्चन का फिगर है, पर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बताया देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर रिस्पेक्टिव 2 ओम 1 ओम 3 ओम एंड 1 ओम। तो जहाँ जहाँ पे बैटरी है वहाँ वहाँ पे वो रेजिस्टेंस है, ऐसा हम समझ लेते हैं। एग्जाम के अंदर आपको ये फिगर नहीं, पर जो सेकंड फिगर अभी नोट्स में दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस भी हमने बनाया है, ओके, वो आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बैटरी है वहाँ पे उतना रेजिस्टेंस है वो मान के चलेंगे। तो ए से डी गया, तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो एफ है, ओके, ई एफ, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव उसकी जो वोल्टेजेस है, जैसे कि ई है वहाँ पे 2 वोल्ट है, एफ है वहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, और यहाँ पे फिर से 1 वोल्ट है। तो जितना रिस्पेक्टिव वोल्टेज है उतना ही करंट है, सॉरी रेजिस्टेंस है वहाँ पे। करंट के नंबर्स I1 I2 वो हमने दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो ADBA पे सबसे पहला मैं किरचॉफ रूल लगाता हूँ। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, यूजिंग किरचॉफ लूप रूल, ठीक है। चलो लूप रूल ए से मैं डी गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 ओम तो है ही, हाँ। तो 1 ओम और करंट है I, तो क्या बन जाएगा 1 इंटू आई, एंड सेम डायरेक्शन, जर्नी डायरेक्शन ए से डी का, और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ गए तो 2 और I1 प्लस 2I1, बी से ए की ओर गया, यहाँ पे 2 वोल्ट तो वो भी 2 ओम रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस 2I इज इक्वल टू बैटरी ए से बी में हायर से लोअर गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी -1 नेगेटिव से पॉजिटिव +2। तो देखो पहला इक्वेशन I प्लस आई 3I, 2I1 is equals to -1 plus 2, so that is +1। I hope it's clear। चलो तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे I की जगह पे I1 प्लस I2 ऐसा डाल सकते हैं, और उसको भी इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, ओके। जो दूसरा हम लूप लेने वाले हैं उसमें आएगा I2 एंड I2 एंड I1। तो वो I2 I1 के फॉर्म में रहेगा, तो हम उसको कन्वर्ट कर ही देते हैं, सो दैट इज बेटर फॉर अस। तो यहाँ पे 3I1 प्लस 3I2, क्या किया हमने I की जगह पे I1 प्लस I2 डाल दिया, 2I1 इज इक्वल्स टू 1। तो I1 प्लस I1 यानी पूरा वैल्यू बन गया 5I1 प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? चलो अब यहाँ पे लेते हैं सेकंड लूप। लूप 2 कौन सा बनेगा, तो कि डी सी बी डी, डी
C, B, D। तो D से गए C की ओर, यानी वहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो है, जितना वोल्टेज का बैटरी है उतना वाला ही रेजिस्टेंस है, तो वो है 3। सेम डायरेक्शंस, तो लेंगे हम 3I2। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन, 1 वाट यानी 1 ओम प्लस I2 यानी 1 ओम इंटू I2, दैट इज 1I2। अब हम गए B से D की ओर यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस 2I1 इज इक्वल टू, बैटरी की बात कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव गया इसलिए +3, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव गया इसलिए -1। आई होप इट्स क्लियर। चलो, तो यहाँ पे पहले I1 वाली वैल्यू है, तो इसमें से भी I1 पहले लिख देते हैं, -2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 2। वैसे इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, -I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व ऐसे करेंगे, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है बी और डी के बीच का पोटेंशियल, तो बी और डी में I1 है, तो मैं I1 को नहीं हटाता हूँ, मैं I2 को हटा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा काम सीधा आसान हो जाएगा। कुछ भी फाइंड करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे I2 की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ताकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि G और H जो है, तो उसके लिए तो मुझे I2 की ज़रूरत है ही, बट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सिर्फ I1 चाहिए, तो मैं I2 को एलिमिनेट करना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इक्वेशन 3 2 जा एंड 2 जा। ओके, यानी आप देखोगे तो I2 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने ये आइडिया लगाया, तो मैंने ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और बाद में दोनों को ऐड करो। ओके, 2 इंटू 2 ऐसा नहीं समझना है आपको, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, ताकि यहाँ पे I2 एलिमिनेट करेंगे 3 2 जा से, और यहाँ 2 3 जा से, तो अल्टीमेटली वो सेम चीज़ मुझे चाहिए। बाद में दोनों को हम ऐड करेंगे, तो पहले 2 and 5 2 जा यानी 10 I1, 3 2 जा 6 I2 इज इक्वल्स टू 2। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3I1, उसके बाद आएगा +6I2 और 3 1 सा 3। ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 10 + 3 13I1, और ये 0 हो गया, -3 + 2 यानी ये -1 बनेगा। तो I1 का वैल्यू मुझे मिलता है -1/13 एम्पियर। माइनस का मतलब यहाँ पे लेना है कि जो लूप हमने कंसिडर किया वहाँ करंट है वो हायर से लोअर या लोअर से हायर, यानी करंट जो है वो शायद उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो हमने डायरेक्शन, जो जर्नी डायरेक्शन हमने लिया है उससे वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। अब बी डी के बीच का जो पोटेंशियल है, तो V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप उसमें ऐसा ऐड कर सकते हैं। ओके, पोटेंशियल बी डी V इज इक्वल टू आई आर, तो 2 आई आर यानी I1 ऐसा आ गया। I1 का वैल्यू -1 था, तो ये 2/13 वोल्ट विथ माइनस साइन ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं साइन कन्वेंशन जो है, ये I2 I3 लिया, तो यहाँ पे आपको जो निकालना था वो हमारी रिक्वायरमेंट थी I2 नहीं पर I1 की। तो I1 की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन में बता दूँ, यहाँ पे -1/3 लिया हुआ है, जो 1/3 नहीं है। ओके, सो लेट मी करेक्ट, ये यहाँ पे आपको -1/13 ही समझना है। क्यों? क्योंकि अगर वो 1/3 होता तो यहाँ पे वो 2/3 आता,
ओके, यहाँ पे 2/13 आ रहा है, प्लस यहाँ पे करंट में माइनस साइन है, पर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया हुआ है। वाई? बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता है कि हमारा जर्नी डायरेक्शन और करंट जो है वो हायर टू लोअर या लोअर टू हायर है, उस वजह से वहाँ पे माइनस साइन आता है। सो व्हेन दे आस्क जस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव साइन रखिए, इट इज़ अ बेटर वन। ओके, पर जब अभी मैं कर रहा था तब माइनस साइन इसलिए रखा ताकि अभी मैंने यहाँ से वो दिखाया नहीं था। सी यू कैन सी दैट यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता था करंट डायरेक्शन एंड जर्नी डायरेक्शन दोनों में कुछ अपोजिट नेचर होता होगा, इसलिए वहाँ पे माइनस साइन आया। बट व्हेन वी आर जस्ट डीलिंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, तो वो वहाँ पे एज इट इज ही रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी उसमें हमें ऐसा देखना है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ऐसा बताया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ G, दैट इज अ गिविंग करंट and here it's a taking current because it's a higher potential to lower potential and lower potential to higher potential का concept वहाँ पे लेना है। वहाँ पे हमने समझाया था टर्मिनल वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट कि अगर वहाँ पे डिस्चार्जिंग होता है तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आएगा, और अगर वो चार्ज हो रहा है तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आएगा। तो उसके हिसाब से ये V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर और V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर का कॉन्सेप्ट वो बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं G वाले फिगर, मतलब जो फिगर देखेंगे हम, तो देखिए G पॉइंट है, वहाँ पे करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाएगा कि वहाँ पे करंट दिया जा रहा है, गिविंग करंट, और यहाँ से टेकिंग करंट, ऐसा आइडिया लेना है आपको। ठीक है, लेट्स गिविंग एंड टेकिंग करंट, तो उसके हिसाब से आपका काम है वो हो सकता है। क्लियर आइडिया? एक काम करते हैं, ओके यहाँ पे दो आज हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। बट यहाँ पे जो आपका होमवर्क है वो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, वहाँ से पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, ओके आप 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है, एंड क्वेश्चन 32 जो है वो 1 टाइम करेंगे। ठीक है, मतलब आप ट्राई करेंगे 32 नंबर के क्वेश्चंस को समझने का, और जहाँ तक मुझे आइडिया है वो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, होमवर्क जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं बाद में फिर से, बाय बाय।